हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी सोशियोलॉजी या जो अभी न्यू वैकेंसी आई है जीआईसी जीजीआईसी प्रवक्ता की, उसमें समाजशास्त्र का हम अभी आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद से इसका प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने लगेंगे। ठीक है, तो आज हम समाजशास्त्र में मैक्स वेबर पे चर्चा करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें मैक्स वेबर का प्रारंभिक जीवन शिक्षा के बारे में चर्चा की गई थी, दूसरा वेबर का समाजशास्त्र और वेबर का पद्धतिशास्त्र तथा मूल्यांकनात्मक निर्णय पे चर्चा किया था। और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया था मैक्स वेबर पे पार्ट 2 में, उसमें हमने चर्चा की थी आदर्श प्रारूप पे और सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया पे की थी। और आज जो आपका पार्ट 3 है मैक्स वेबर पे, इसमें बात करेंगे सामाजिक वर्ग, प्रास्थिति और शक्ति की अवधारणा पे। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि बात करें अगर मैक्स वेबर के सामाजिक वर्ग की, तो मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत में 3 आयाम बताए हैं। ठीक है, कि बताया है सामाजिक स्त्रीकरण मतलब ऊंच या नीच समाज का किस आधार पे किया जाता है। एक तो वर्ग के आधार पे, क्लास के आधार पे, दूसरा परिस्थिति के आधार पे मतलब स्टेटस के आधार पे, और तीसरा शक्ति या पावर के आधार पे समाज में लोगों के बीच में ऊंच या नीच की भावना या सामाजिक स्त्रीकरण देखा जाता है। जैसे कि जो इनका ये सामाजिक वर्ग, परिस्थिति और शक्ति की अवधारणाएं हैं, ये इनकी पुस्तक क्लास, स्टेटस एंड पावर में दिया गया है। जहां इनका जो वर्ग है वो आर्थिक पक्ष से संबंधित है, वहीं परिस्थिति को इन्होंने सामाजिक स्थिति से संबंधित किया और शक्ति को इन्होंने राजनीति से संबंधित करके व्याख्या की है। जैसे कि अब बात करें जैसे सामाजिक वर्ग, तो मैक्स वेबर का जो सामाजिक वर्ग है वो मुख्यतः आर्थिक आधारों पर आधारित है, लेकिन इन्होंने आर्थिक के साथ साथ सामाजिक कारकों को भी स्वीकार करते हैं अपने सामाजिक वर्ग के अवधारणा में। ठीक है, लेकिन ये भी बात मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक वर्ग को समझने से पहले हमें सामाजिक व्यवस्था को समझना होगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक वर्ग जो होता है वो सामाजिक व्यवस्था का ही एक अंग है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक वर्ग सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है। इस विचारधारा को समझने के लिए हमें पहले सामाजिक व्यवस्था को समझना होगा। तो आइए जानते हैं सामाजिक व्यवस्था। जैसे मैक्स वेबर की सामाजिक व्यवस्था जो थी वो शक्ति की अवधारणा से संबंधित या शक्ति की अवधारणा से प्रारंभ होती है। इन्होंने बताया है कि किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था जो होगी वो शक्ति की अवधारणा से प्रारंभ होगी। तो मैक्स वेबर के अनुसार जो है, जैसे कि आर्थिक आधारों पर शक्ति और साधारण शक्ति में अंतर किया जा सकता है। जैसे कि आर्थिक शक्ति न केवल आर्थिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा देती है बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी देती है। ठीक है, और हर व्यक्ति इस शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो जितना ज़्यादा धनी होगा उसके पास उतनी ज़्यादा शक्ति होगी और उसे उतना ही समाज में सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। और ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा ही प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हमेशा शक्ति प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है। जिस ढंग से सामाजिक प्रतिष्ठा किसी समुदाय के विशिष्ट समूह में बटी हुई है उसे ही सामाजिक व्यवस्था कहेंगे। तो सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होगी? शक्ति से। और जो सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी वो किसी समुदाय के विशिष्ट समूहों में जो बटी होती है उसे ही सामाजिक व्यवस्था मैक्स वेबर ने माना है। और जो तीसरा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, सामाजिक व्यवस्था बहुत हद तक आर्थिक व्यवस्था द्वारा प्रभावित होती है और स्वयं भी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, लेकिन ये दोनों एक ही है यह सोचना गलत होगा। सामाजिक वर्ग इसी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये थी इनकी सामाजिक व्यवस्था की सामाजिक व्यवस्था शक्ति की अवधारणा से संबंधित होता है, और शक्ति जो होती है वो किसी व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है, और जो ये प्रतिष्ठा जब कई विशिष्ट समूह में बढ़ जाती है तो उसे ही हम सामाजिक व्यवस्था कहेंगे। अब सामाजिक व्यवस्था को समझने के बाद अब बात करते हैं सामाजिक वर्ग की अवधारणा। मैक्स वेबर के अनुसार
वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसकी समान वर्ग परिस्थिति होती है, मतलब समान स्टेटस होता है जो वर्ग में, वो समान वर्ग परिस्थिति वाले लोगों के समूह को सामाजिक वर्ग ये मानते हैं। ऐसे समूह के व्यक्तियों का समान जीवन अवसर प्राप्त होता है, इन्होंने माना है। तथा मैक्स वेबर का जो सामाजिक वर्ग की रचना है वो बाजार की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके विपरीत जो थे उन्होंने वर्ग का आधार उत्पादन माना था, लेकिन मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग का जो आधार माना है वो बाजार की भूमिका को माना है। तो इसे याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्स वेबर ने जो सामाजिक वर्ग का आधार माना था वो किसे माना था, तो बाजार को माना था, और मार्क्स ने किसको माना था, तो उत्पादन को माना था। ठीक है। तथा वर्ग का समस्त विश्लेषण बाजार से संबंधित होता है। अब बात करते हैं, मैक्स वेबर ने जो बताया है कि सामाजिक वर्ग जो है उसको होने के लिए कुछ निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे कि उनका मानना था कि एक वर्ग के प्राय सभी सदस्यों को बहुत कुछ एक सी आर्थिक सुविधाएं या अवसर प्राप्त होने चाहिए, उसे वर्ग कहेंगे। दूसरा, वर्ग पूर्णतः आर्थिक हितों पर आधारित होना चाहिए और उसके सदस्यों को वस्तुओं पर अधिकार तथा आमदनी के संबंध में कुछ निश्चित अवसर प्राप्त होने चाहिए। तीसरी बात की गई थी, ये अवसर या सुविधाएं जो होंगी वो वस्तुओं व श्रमिकों के बाजार भाव के अनुसार बदलती रहेंगी। तो ये इन आधार पर इसे हम सामाजिक वर्ग बोलेंगे। अब बात करते हैं वर्गों का वर्गीकरण। तो मैक्स वेबर ने वर्गों को जो है 3 भागों में बांटा है। एक बताया है संपत्ति वर्ग, प्रॉपर्टी क्लास, दूसरा इन्होंने उपलब्धि वर्ग और तीसरा इन्होंने मध्यम वर्ग। तो पहले जानते हैं संपत्ति वर्ग के बारे में। तो इस वर्ग में संपत्ति के स्वामी उन लोगों को रखा गया है जो अपनी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते हैं। ठीक है। और आय का मुख्य साधन संपत्ति का किराया तथा और उससे अर्जित लाभ होता है। संपत्ति वर्ग में जहां एक वर्ग अधिक संपन्न होता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी वर्ग होता है जिसे कोई सुविधा या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस दूसरे वर्ग को वेबर ने नकारात्मक विशेषाधिकार संपत्ति वर्ग कहा है। और इस दूसरे वर्ग के अंतर्गत गरीब लोग या गुलाम आते हैं। तो इनका जो ये संपत्ति वर्ग है, इसमें इन्होंने बताया है इस क्लास या वर्ग के अंतर्गत वो लोग आएंगे जिनके पास बहुत सारी संपत्ति होगी। ठीक है, वो उसके मालिक होंगे और उससे ही वो अर्जित जो भी लाभ होगा उससे उनकी सारी सामाजिक क्रियाएं चलेंगी। ठीक है। और दूसरा उन्होंने बताया जो संपत्ति में के अंतर्गत काम करते हैं, गुलाम दास लोग जो होते हैं, उन्होंने नकारात्मक विशेषाधिकार संपत्ति वर्ग के अंतर्गत बांटा है। अब दूसरा बात करेंगे जैसे कि उपलब्धि वर्ग। तो इस वर्ग को सकारात्मक विशेषाधिकार उपलब्धि वर्ग तथा नकारात्मक विशेषाधिकार उपलब्धि वर्ग में बांटा गया है। तो इनका जो सकारात्मक विशेषाधिकार उपलब्धि वर्ग है, इसमें वे लोग शामिल होंगे जिनका उत्पादन पर नियंत्रण होगा, मतलब जो भी चीज़ें उत्पादित होती है व्यवसाय में या किसी बिजनेस में, उस पर जिनका नियंत्रण होगा वो सकारात्मक विशेषाधिकार उपलब्धि वर्ग के अंतर्गत आएंगे। और तथा ये जो अपने हित हैं वो आर्थिक नीतियों के पक्ष में प्रभावित होते हैं। जैसे आर्थिक नीतियाँ जैसी होंगी वैसे इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत जो इन्होंने दूसरा बांटा है नकारात्मक विशेषाधिकार वर्ग, इसमें कुशल, अर्धकुशल, ये जो श्रमिक लोग होते हैं जो उत्पादन के कार्यों को करते हैं। ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद तीसरा मैक्स वेबर ने जो वर्ग में डिवाइड किया है बताया है मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास। तो जो संपत्ति वर्ग पहला इनका है और उपलब्धि वर्ग, इन दोनों के बीच के जो लोग होंगे वो मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास के अंतर्गत आएंगे। ये ना तो पूर्ण रूप से धनवान होंगे और ना ही पूर्ण रूप से ये लोग गरीब होंगे। ठीक है। सामान्य तौर पे अगर बात की जाए तो नौकरी करने वाले लोग जो होंगे वो इस वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो जो कि इनका ये सामाजिक वर्ग का सिद्धांत था जिसमें बात की सामाजिक वर्ग क्या होता है और उनकी विशेषताएं तथा इसे कितने वर्गों में बांटा गया है। अतः वेबर ने वर्ग की अवधारणा में सामाजिक क्रिया को एक निश्चित स्थान दिया है। वे जो कार्ल मार्क्स के मत से ये सहमत हैं कि श्रमिक उत्पादन व्यवस्था से अलग हो जाता है। ठीक है। वेबर का जो मानना है कि श्रमिकों के शोषण की प्रक्रिया इस वर्ग व्यवस्था का कोई भी मुद्दा नहीं है। वेबर मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं और वे मानते हैं कि विभिन्न वर्गों में संघर्ष नहीं होता, जबकि संघर्ष जो होता है उनका मानना है कि व्यक्तियों के बीच होता है, ना कि वर्गों के बीच में होता है। ठीक है। और इस संघर्ष के कारण वर्ग ना होकर के सामाजिक क्रियाएं होती हैं, ये वेबर का मानना था।
और वेबर ने यह भी मत दिया है कि एक व्यक्ति का वर्ग स्थिति दूसरे व्यक्ति की वर्ग स्थिति में आ सकता है। मतलब आज इंसान अगर कोई क्लर्क पे है, वो धीरे धीरे प्रमोशन करके दूसरी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। मार्क्स ने वर्ग का आधार उत्पादन माना है, जबकि जो वेबर ने है वो उन्होंने वर्ग का जो आधार है वो बाजार की व्यवस्था को मानते हैं। और वर्ग की व्यवस्था में उन्होंने जीवन के अवसर, आर्थिक दशाएं तथा बाजार की दशाओं को महत्वपूर्ण माना है। आई होप आपको सामाजिक वर्ग मैक्स वेबर का समझ में आया होगा। अब बात करते हैं परिस्थिति या स्टेटस के बारे में कि इन्होंने क्या विचार या क्या सिद्धांत दिए या क्या अवधारणा दिया है। तो जो कि पहले ऊपर हम बता चुके हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण में 3 आयाम होते हैं। एक वर्ग होता है, दूसरा परिस्थिति होता है, तीसरा शक्ति होता है। जो कि ऊपर हमने पढ़ा है सामाजिक वर्ग, वो आर्थिक पक्ष से संबंधित होता है। और मैक्स वेबर ने बताया परिस्थिति या स्टेटस जो होता है वो सामाजिक स्थिति से संबंधित होता है। मतलब समाज में जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से उसका स्टेटस होगा। एक समान जो प्रतिष्ठित या सम्मान वाले जो व्यक्ति होंगे या जो लोग की एक जैसी जीवन पद्धति होगी वो एक परिस्थिति समूह के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो वेबर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में जिस परिस्थिति का विश्लेषण किया गया है उसके आधार पर परिस्थिति के 3 अर्थ होते हैं। पहला इन्होंने बताया कि किसी युग विशेष को परिस्थिति समूह का निर्दिष्ट काल मानते हैं। ठीक है, तो अगर इसको समझें, जैसे कि जिस निर्दिष्ट काल में आर्थिक संगठन, एकाधिकार और पूजा पद्धति विषयक होता है उसमें परिस्थिति समूह जो होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और परिस्थिति समूह की अवधारणा में इन्होंने जो है प्रतिस्पर्धा को कोई भी स्थान नहीं दिया है। उदाहरण के लिए मध्यकाल में हमारे देश के राजा एवं ठेकेदार इसी प्रकार की परिस्थिति समूह के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक निर्दिष्ट काल के आर्थिक संगठन में एकाधिकार से संबंधित थे। ठीक है, तो वो इसमें तो दूसरा उन्होंने बताया वेबर ने कि परिस्थिति को सम्मान का सामाजिक आंकलन माना है। तो इसमें जो है बताया कि परिस्थिति जो होती है ये वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा होगी वो वर्ग पर निर्भर करेगी। वर्ग मतलब पहले समझा चुके हैं आपको कि जिसके पास संपत्ति है या जो कल कारखानों पर या उत्पादनों पर नियंत्रण रखता है और जो राजनीति में प्रभावशाली है उसकी प्रतिष्ठा क्या होगी, ऊंची होगी, और जो इसके विपरीत होगा उसकी प्रतिष्ठा या स्टेटस क्या होगा, नीचा होगा। तो इन्होंने ये बताया कि स्टेटस के बारे में। और तीसरा इन्होंने अर्थ बताया कि वेबर का मत है कि वर्ग पूर्व स्थिति परिस्थिति समूह। पूर्व स्थिति का मतलब कि जिस व्यक्ति की समुदाय में कोई सम्मान नहीं है या वर्ग में कोई उच्च स्थान नहीं है पहले से, ठीक है, तो वो उसको परिवर्तन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्थिति होगी वो हमेशा उतनी नीची ही रहेगी लोगों की तुलना में जो पहले से ऊंचे थे स्टेटस में। तो ये चीज़ें उन्होंने बताया कि वर्ग पूर्व स्थिति परिस्थिति समूह है कि पहले की स्थिति के अनुसार ही आपका स्टेटस होता रहता है, बढ़ता रहता है, या कम है तो कम रहता है हमेशा, और ज़्यादा है तो हमेशा आपका स्टेटस वो बना रहता है। तो ये बात इन्होंने की परिस्थिति के अर्थ में। इन 3 अर्थ के आधार पर यह स्पष्ट है कि परिस्थिति का निर्धारण समुदाय करता है और यह निर्धारण ही मूल्यांकन या आकलन है। ठीक है, तथा एक समान प्रतिष्ठा और सम्मान वाले व्यक्ति जो एक नवीन जीवन पद्धति का निर्वाह करते हैं वो एक परिस्थिति समूह के सदस्य होते हैं। आई होप आपको परिस्थिति या स्टेटस समझ में आया होगा। अब बात करते हैं शक्ति की अवधारणा के बारे में। जैसे कि मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति की भूमिका राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो अगर इनकी शक्ति की अवधारणा की बात की जाएगी कि इन्होंने इसमें किस व्यवस्था की बात की है, तो राजनीतिक व्यवस्था को इन्होंने, या शक्ति का जो संबंध है वो राजनीति से इन्होंने लिया है। ठीक है, जिसमें जैसे कि सामाजिक वर्ग का संबंध आर्थिक पक्ष से लिया है, परिस्थिति का संबंध सामाजिक स्थिति से लिया है, उसी तरह शक्ति का जो संबंध होगा वो राजनीतिक स्थिति से इन्होंने लिया है। तो पहले जानते हैं शक्ति क्या है। तो एक व्यक्ति की शक्ति वास्तव में दूसरे व्यक्ति के संबंध में वह प्रभाव होता है जो कि वह दूसरों में डालने में समर्थ होता है, अतः अपने इरादों के अनुसार वह एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, वह शक्ति है।
ठीक है। तो जो कि इसमें बात की गई है कि जब हम किसी भी चीज़ों को करने के लिए अपना कोई प्रभाव छोड़ते हैं दूसरे पे और वो व्यक्ति हमारे प्रभाव से कार्य करने लगता है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई शक्ति है कि मैं उससे वो कार्य करवा ले रहा हूँ या वो मेरा आचरण कर रहा है। ठीक है, तो ये बात कही गई। दूसरा, जैसे मैक्स वेबर के अगर संबंध में समझें कि शक्ति क्या है, इन्होंने किस चीज़ को शक्ति माना है, तो जो सामाजिक संबंध होते हैं उसमें इन्होंने शक्ति का तात्पर्य उस प्रत्येक अवसर से करते हैं जिसमें अपने स्वयं की इच्छाओं को दूसरों के विरोध में पूरा किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी सामाजिक संबंध है, उसमें हम प्रत्येक अवसर पर कोई भी व्यक्ति है, अगर हम अपनी इच्छाओं को दूसरा उसका विरोध भी कर रहा है, फिर भी हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, तो इसे मैक्स वेबर ने क्या माना है, शक्ति माना है। और वेबर का मत है कि शक्ति में सत्ता होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई सत्ता है तो वहाँ पे शक्ति होना अनिवार्य होता है। तो हम सत्ता की भी अभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल अब समझ लीजिए शक्ति क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि शक्ति के बारे में बात होगी कि शक्ति होता क्या है, अब जानते हैं शक्ति की विशेषताएं जो कि मैक्स वेबर ने दी हैं। जैसे कि इसमें बताया है कि शक्ति मानवीय अंतः संबंधों को स्थापित करती है, किंतु जब शक्तिधारी और प्रभावित दोनों मानव हैं, मतलब शक्तिधारी मतलब जिसके पास शक्ति है और जो उससे प्रभावित हो रहा है, जब दोनों ही मानव होंगे तो उनके बीच मानवीय संबंध स्थापित होंगे। दूसरी बात की गई, शक्तिधारी को योग और सक्षम होना चाहिए। तो इसमें ये बात की गई है कि शक्ति का जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं उनके पास शक्ति प्रयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी उन्हें शक्तिधारी बोला जाएगा। तीसरी बात की गई है, अनेक शक्तिधारी पर्दे के पीछे रह के शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पर्दे के पीछे रहने का मतलब, जैसे पूंजीपति या बड़े बड़े धार्मिक नेता जो कि राजनीति में ना रहते हुए भी पीछे से वो अपना पूरा सहयोग देते रहते हैं, और क्योंकि उनके पास शक्ति होती है। तो यही यहाँ पे बात की गई है कि अनेक शक्तिधारी पर्दे के पीछे रहकर शक्ति का प्रयोग करते हैं। चौथी बात की गई है, शक्ति में पुरस्कार और दंड देने की शक्ति पाई जाती है। तो ये जो बात की गई है कि अगर जिसके पास भी शक्ति होगी या जो व्यक्ति शक्तिधारी होता है वे जनता से अपने आदेशों का पालन करा सकता है, और जो भी जनता उनके आदेशों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं उस हिसाब से उन्हें दंड व पुरस्कार देने की भी शक्ति होती है। और पांचवी जो विशेषता शक्ति के बारे में बताई गई है ये है कि शक्ति का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन से होता है। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि प्रभावित लोगों में शक्ति के द्वारा व्यवहार परिवर्तन होना आवश्यक होता है। जैसे जो भी लोग किसी दूसरे व्यक्ति की शक्ति को देख के प्रभावित हो रहे हैं तो वो भी अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लाने का प्रयास जरूर करते हैं। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि शक्ति का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन से है। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो में आया होगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको कोई लेक्चर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।